हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा आप सबको दिख रहा होगा हम क्या क्या बातें करेंगे, है ना। बहुत सारी बातें करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कहीं मत जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। मार्किंग स्कीम में हमारे देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में कितने हमारे टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ जो सारी की सारी यूनिट है उस सब की सारी यूनिट की सेम वेटेज है ना। फिर उसके बाद देखो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें पासिंग के लिए 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, तो 100 में से हमें 40 स्कोर करना पड़ता है। तो हर यूनिट का हमारा 20 हमें स्कोर करना है 100 में से। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक 75 मार्क्स का पैटर्न बना रखा और एक 90 मार्क्स का पैटर्न बना रखा है। ये क्यों बना रखा है? क्योंकि हमारी जो डी वाले हैं उन्होंने एक नोटिस निकाला था कि वो अब 75 मार्क्स वाला पेपर पैटर्न अब कैंसिल कर रहे हैं, अब सारे हमारे 90 मार्क्स के होंगे। तो रेगुलर वालों का तो फिक्स है कि 90 मार्क्स के ही उनके पैटर्न हो रहे हैं। थ्योरी एग्ज़ाम 90 मार्क्स की हो रही है, असेसमेंट 70 की हो रही है, ठीक है। पर हमारे DOSL और NCVM में ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। पर जबकि हमारा पहले क्या होता था, सबके सेम पेपर पैटर्न्स बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही तुम्हें बताया है, ठीक है। अब 75 अगर पेपर पैटर्न हमारा 75 का होगा तो हमें कितना स्कोर करना है, 30 स्कोर करना है। और एक हर एक यूनिट में से हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 90 का पेपर आता है तो हमें 36 स्कोर करने हैं पूरे एग्ज़ाम में और पूरे पेपर में, और हर एक यूनिट से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद देखो, वैसे तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर जो हमारा असेसमेंट आएगा उससे हमें थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि हमारा 75 का आएगा थ्योरी या फिर 90 का आएगा। तो देखो हमारे असेसमेंट में क्या था, हमारे असेसमेंट में तो 35 क्वेश्चन थे और टाइम भी कम था। अगर हमारा वो असेसमेंट 70 मार्क्स का होना था तो फिर 35 क्वेश्चन तो वहाँ पे इतने कम क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है और इतने कम टाइम का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अगर 70 का होता तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगता, ठीक है, का असेसमेंट होता, ज़्यादा मार्क्स का असेसमेंट होता, हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस होते, ठीक है। तो ये एक बात हो गई कि 75 के यहाँ पे हमें लगता है कि 75 का पेपर आएगा। फिर दूसरी बात कि मैंने जो हमारे SOL वाले हैं, उन जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस लेने जाते हैं, मैंने उनसे पता किया है तो उनको क्या है, टीचर्स ने बताया है कि 75 मार्क्स का थ्योरी आएगा और 25 का असेसमेंट आएगा। तो दूसरी बात ये हो गई। अब तुम समझदार हो, खुद पता कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी मार्किंग स्कीम की बात हो गई। अब हमारा सेकंड हमने बात करनी थी कि हमारी पासिंग ट्रिक क्या है। पासिंग ट्रिक सिंपल सी है, हमें 40% लाने हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक यूनिट 20 मार्क्स की है, तो हमें 40% लाने के लिए कोई भी दो यूनिट हमें अच्छे से कर लेनी है। और अगर तुम सिर्फ 40 कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें वो ऐसे पढ़नी है कि उसमें से कोई भी चीज़ आ जाए तुम पूरा कर सको, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिक्स नहीं है कि तुम कर ही पाओगे। तो हमें ज़्यादा लेके चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो BOM जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें 70% सिलेबस क्या है, तुम पहले से 11th में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक रिवीजन होगा और जो 30% है वो तुम्हें पढ़ना होगा। कैसे, मैं बताती हूँ। फर्स्ट यूनिट में तुम्हारे इंट्रोडक्शन में 50% तुम पढ़ के आ चुके हो और 50% न्यू है, तो वो 50% तुम्हें पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में तुम्हारे 50% न्यू है एंड 50% तुम पढ़ के आ चुके हो, तो वो 50% तुम्हें पढ़ना है, और सेकेंड यूनिट, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट का। देन उसके बाद थर्ड यूनिट तुम पूरा पढ़ चुके हो पहले, फोर्थ यूनिट तुम पूरा पढ़ चुके हो पहले, और फिफ्थ यूनिट न्यू है, वो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे तुम अच्छा स्कोर करो। यहाँ पे तुम, ये बात है कि पहली जो 4 यूनिट है, ये जो 4 यूनिट है ये तो पढ़ो ही पढ़ो और करके आओ। यूनिट 5 तुम ऑप्शनल में छोड़ सकते हो कि इसे छोड़ देते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, पर ये 4 यूनिट तुम्हें करनी ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम
अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यही हमारी पासिंग ट्रिक थी। अब पासिंग ट्रिक की बात हो गई, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि कैसे और कहाँ से पढ़े। देखो कहाँ से पढ़े, मैं लेक्चर वीडियोस ला रही हूँ तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, और इतना मुझे भरोसा है कि मैम जैसे पढ़ाऊँगी 100% तुम्हें वहाँ पे समझ आ जाएगा और 70% तुम्हें याद भी हो जाएगा, क्योंकि तुम पहले से पढ़ के आ चुके हो 11th में, तो एक रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो तो मैं पढ़ाऊँगी और फिर तुम्हें रिवीजन करनी है। ठीक है, देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में अभी टाइम नहीं है, 27 को एग्ज़ाम है, अभी टाइम नहीं है, तो तुम्हें हर रोज़ एक दिन में 1 यूनिट तो कंप्लीट करनी ही करनी है। तुम्हारे असेसमेंट भी चल रहे हैं, तो हाँ पता है मुझे तुम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि असेसमेंट भी चल रहे हैं, पर इतनी कोशिश करना कि 1 यूनिट एक दिन में तो हो ही जाए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जब मैं लेक्चर वीडियोस बनाऊंगी तो उसी में ही मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते जाऊंगी, तो तुम वहाँ से देख लेना। देन उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं सीरीज़ लाऊंगी, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। देन उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम, कि आंसर कैसे लिखे। देखो हम बीकॉम स्टूडेंट है तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हमें वहाँ पे कहानियाँ नहीं बनानी है। कभी कभी बेनिफिट भी हो जाता है, कभी कभी हमारा लॉस भी हो जाता है इसकी वजह से कि क्योंकि हमें आंसर पता नहीं होता, तो वहाँ पे तो कहानी ही बनाएंगे हम, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, वो तो उसमें क्या ही बोल सकते हैं, उसमें तो वो तो रेयर केस हो गया। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे कहानी नहीं बनानी है, टू दी पॉइंट आंसर लिख सकते हो तो टू दी पॉइंट ही आंसर लिखना है। और सबसे बढ़िया अगर तुम पॉइंट में आंसर लिखते हो, पॉइंट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट सब पॉइंट्स में लिख सकते हो, तो तुम पॉइंट्स में ही लिखो उस आंसर को। ठीक है, पॉइंट में भी कैसे लिखो, एक पॉइंट है उसकी हेडिंग है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, फिर सेकंड पॉइंट है उसकी हेडिंग है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। पर अगर तुम पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते हो तो क्या करो, पहली बात तो आंसर साफ लिखो। ठीक है, हैंड राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, आंसर साफ़ होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट तुम्हारी अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन छोड़ती है हमारे चेकर्स पे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें स्पेस अच्छे से स्पेस दे के आंसर लिखना है। ठीक है, और जो भी आंसर शुरू करो न्यू पेज से आंसर शुरू करो, बीच पेज से आंसर शुरू मत करो कभी भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत पेजेस है, वहाँ पे पेजेस की कमी नहीं है, जितना उड़ा लो। ठीक है, फिर उसके बाद कि अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो चेक कर रहा है उसको वही दिखाना है जो तुम दिखाना चाहते हो। ठीक है, और वो कैसे होगा कि जो भी तुम आंसर लिख रहे हो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको तुम हाईलाइट कर दो, तो वो क्या होगा, वो हाईलाइटेड चीज़ें उसको दिख जाएंगी और वो देखेगा कि हाँ चलो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सही है, तो इसका हम मार्क्स दे देगा, वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स दे देगा। ज़्यादा वो डीप में नहीं जाएगा, क्योंकि चेकर भी नहीं चाहता, इतनी सारी कॉपीज़ होती है उसके पास, वो इतना डीप में पढ़ना चाहता भी नहीं है। ठीक है, और मूड ख़राब हुआ था तो तुम जानते ही हो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। हाँ, हाईलाइट करने के लिए तुम डिफरेंट कलर पेन्स यूज़ नहीं कर सकते, पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ तुम्हें ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज़ करना होता है। हाईलाइट तो अंडरलाइन करने के लिए क्या करो, तुम पेंसिल का यूज़ करो या पेन से ही, कोई भी ब्लैक या ब्लू पेन से तुम उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, और अंडरलाइन ऐसे करना कि ये ना लगे कि उसको काट दिया है तुमने। ठीक है, अंडरलाइन भी करो तो तमीज़ से अंडरलाइन करना, ऐसा ना लगे कि काट दिया तुमने वो वर्ड को। ठीक है, तो ये थी हमारी इतनी बात। ठीक है, तो आई होप तुम्हें अब कोई डाउट नहीं होगा, हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, और टेलीग्राम चैनल्स की लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।